नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के लगातार विरोध और नारेबाजी के बीच बुधवार 29 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और सदन में जमकर हंगामा किया। तो शोर शराबे के बीच सभापति ने पहले सदन को शांत कराने की अपील की, लेकिन जब स्थिति सामान्य नहीं हुई तो कार्रवाई स्थगित करने का फैसला लिया गया। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी नोकझोंक जारी है। तो विपक्ष लगातार शिक्षा, कानून व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। लगातार हो रहे हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। सभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। नीट पेपर लीक पर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले भी जब सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके 5 ही मिनट के बीच में कार्रवाई को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा 2 बजे जब पुनः कार्रवाई शुरू हुई तब देखने को मिला। अब कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बार बार कार्रवाई बाधित हो रही है। जनता की गाड़ी कमाई की बर्बादी यहाँ पर होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज जो कार्रवाई स्थगित हुई है उसका मुख्य कारण ये है, 2 बजे के बाद जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, जब नीट की पे सरकार की तरफ से जब बोलना वहां से शुरू किया तो उस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की मौजूदगी नहीं थी, दोनों की सीटें खाली थी। ये देख के पूरा नजारा विपक्ष आग बबूला हो गया। उन्होंने कहा इतने बड़े मुद्दे पे और ज्वलंत मुद्दे पे जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे में प्रधानमंत्री का ना होना, गृह मंत्री का ना होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये जो सरकार है, सरकार के शीर्ष जो नेतृत्व है, वो शिक्षा को कितनी अहमियत देता है। अब अखिलेश यादव का जिस तरीके से तल्खी भरा बयान उन्होंने भरी संसद में दिया, वो भी अपने आप में एक देख के बनता है कि भाई कि दूसरे सदस्य जो विपक्ष की तरफ बैठे हुए हैं उनके अंदर कितनी नाराजगी है इस मुद्दे को लेके। तो यही कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे को और ज्यादा उठा रहा है। और कल के लिए मुझे लगता है ये जिस मुद्दे पे फिर विपक्ष चाह रहा है कि इसी मुद्दे पे बात हो और इसका जवाब वो गृह मंत्री से या फिर प्रधानमंत्री से ही चाहते हैं। हालांकि देखो, इसमें अगर देखा जाए शिक्षा का जुड़ा मामला है। शिक्षा मंत्री अभी तक धर्मेंद्र प्रधान थे, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे प्रहलाद जोशी को बैठाला गया है। अब प्रहलाद जोशी मुझे लगता है सफिशिएंट है बोलने के लिए। भाई उनके विभाग के एचओडी, विभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सारे के सारे एक ड्राफ्ट बना के बोलने के लिए इतना तो मैटर उनको दे देंगे ताकि विपक्ष जो मांग कर रहा उनकी जवाबों को बोल के संतुष्ट करने। लेकिन मुझे लग रहा इतने भर से विपक्ष संतुष्ट होने वाला नहीं है। उनकी डिमांड है कि इस पे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री बोले जी। लेकिन रमेश जी, जो पूरा मुद्दा है वो तो चर्चा का है और चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस भी मुद्दे पर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, उस पर सरकार चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये सिर्फ इस बार के सत्र का मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार सदन में हो हल्ला और हंगामे के बीच जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से बाधित होती है और जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष यहाँ एक तरफ चर्चा की मांग करता है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि किसी भी तरह की कोई चर्चा यहाँ पर होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट पूरी कार्रवाई चढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल आपका सही कहना है। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि जो जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका ख्याल मुझे लग रहा इस तरफ वाले लोगों को भी रखना चाहिए, उस तरफ वाले लोगों के लिए रखना चाहिए। बिल्कुल। अब ये बहुत वैलिड क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेके आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्री को भी आपको हटाना पड़ा और इस समय पूरी सरकार आपके सवालों के घेरे में है। और जब विपक्ष मांग कर रहा है, आपने एक बार तो कह दिया कि इस मुद्दे पे सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए भी तैयार है।
जी। अब चर्चा के लिए जो रेलिवेंट जो व्यक्ति है, जिसकी डिमांड विपक्ष पूरा कर रहा है, उसको आपने गायब कर दिया। उनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री इस पे नहीं बोलते हैं, गृह मंत्री भी नहीं बोलते हैं, अभी टीएमसी की तरफ से एक ये बोला गया है कि ठीक है, अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाह रहे हैं, गृह मंत्री अगर नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन वो सुने कम से कम। जब ये चर्चाएं हो, उस चर्चा के दौरान इन दोनों का होना जरूरी है, और वो भी सरकार नहीं मान रही है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि भाई एक जिद है आपकी कि ठीक है, जो मुद्दा है उसको आप हल्के में ले रहे हो, और आप सदन को छोड़ के अपने दफ्तरों में बैठ रहे हो जाके, और जो चर्चा करना है वो सरकार के लोग करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है गतिरोध यहीं पे बना हुआ है। इसीलिए आज घंटे घंटे भर बामुश्किल सदन चली हैं दोनों, उसके बाद में रिजर्व होती हैं। अब आप देखिएगा, कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बार बार सदन की कार्रवाई बाधित होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का जोरदार हंगामा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में लगातार देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा हो रहा है, उसके चलते बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित होना पड़ रहा है और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। अब कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब देखना होगा कि कल भी किसी तरह की कोई सार्थक चर्चा सदन में होती है या फिर से हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ती हुई नजर आती है। वहीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर अपने प्रधानमंत्री को बचा लिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के हौसले और एकजुटता को सलाम है, जिसने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किसी नायक की तरह किया गया और भाजपा सांसद भी राहत महसूस कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को बचा लिया। उनका यह बयान संसद में शिक्षा और विभिन्न मुद्दों पर चल रही बहस के दौरान आया। माना जा रहा है कि यह टिप्पणी हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और शिक्षा से जुड़े विवादों को लेकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश है। हालांकि सरकार की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है और विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। पूर्व राज्य मंत्री नानक दीन भुर्जी का मंगलवार को लखनऊ स्थित विधायक निवास में निधन हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्होंने 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अस्पताल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नानक दीन भुर्जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे और राज्य सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके थे। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है और कई नेताओं ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। उधर दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की तैयारी है कि इस योजना की शुरुआत रक्षाबंधन यानी कि 28 अगस्त के आसपास की जाए, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 1 अगस्त से शुरू होगा। योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की उन महिलाओं को मिलेगा जो कम से कम 10 साल से दिल्ली की निवासी हैं और जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है।
योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 2,500 रुपये की राशि में से 1,000 रुपये महिलाएं तुरंत निकाल सकेंगी, जबकि बाकी 1,500 रुपये 3 साल के लिए आवर्ती जमा यानी कि आरडी खाते में जमा रहेंगी। आवेदन के लिए दिल्ली का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और परिवार से जुड़े जरूरी दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देना है। वहीं नोएडा में तेज बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे बना डिवाइडर अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक करीब 50 मीटर से ज्यादा लंबा डिवाइडर क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर गिर पड़ा। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय सड़क पर वाहनों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो सूचना मिलते ही एसीपी, थाना पुलिस और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। सुरक्षा के लिहाज से प्रभावित हिस्से की घेराबंदी कर दी गई है और यातायात को भी कुछ समय के लिए डाइवर्ट किया गया। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि लगातार हुई भारी बारिश के चलते डिवाइडर की संरचना कमजोर हो गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि डिवाइडर गिरने की असली वजह का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। नोएडा अथॉरिटी की टीम नुकसान का आंकलन कर रही है और क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। वहीं अधिकारी जांच रिपोर्ट आने के आवश्यक कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। बिजली और पानी की समस्या, टंकी के पानी में कीड़े मिलने, गंदे शौचालय और मार्कशीट के नाम पर अवैध वसूली के आरोपों को लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर और सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में लंबे समय से बिजली और साफ पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं शौचालयों की खराब स्थिति और मार्कशीट के नाम पर कथित वसूली को लेकर भी छात्रों में नाराजगी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए कार्यालय का घेराव करेंगे। फिलहाल कॉलेज प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि छात्रों की शिकायतों पर प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर सोनकर है। भाई साहब, यहाँ हम लोग पानी, शुद्ध पानी नहीं है। पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आ रहा है। बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम सब एक उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, जेल करने की धमकी दी जा रही। प्रधानाचार्य करके धमकी कौन दिया है? प्रधानाचार्य के उसमें होनी चाहिए नहीं गए। इससे पहले आपने कहीं शिकायत किया नहीं किया? हम इसके पहले 11 किए, अभी किया, कोई हमारी सुनाई नहीं हो। हमको फेल करने कोई बच्चा जाता है रिस्ट्रिकेट करने अच्छा, मतलब फेल करने की धमकी देते थे? बिल्कुल, आप पूछ सकते हो। कोई बच्चा आप लोगों का बताइए क्या परेशानी है आपको? मतलब सब लड़के संतुष्ट इस चीज के लिए? कहीं पे आपने पहले शिकायत किया नहीं की इसके बाद? वहीं मुजफ्फरनगर में करीब 4 घंटे तक हुई लगातार बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों और कावड़ मार्गों पर भारी जलभराव हो गया। कई सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। रुड़की रोड समेत कई प्रमुख मार्ग पानी में डूब गए, जिससे यातायात प्रभावित रहा। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले हुई इस बारिश ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं नोएडा में भी मौसम ने अचानक से करवट ली और तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। तेज हवा और बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया। वहीं अचानक हुई बारिश के दौरान कई राहगीर भीगते हुए नजर आए और कुछ लोगों ने सुरक्षित जगहों पर रुककर बारिश थमने का इंतजार किया। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र का एक फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला फिर चर्चाओं में आ गया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो जहांगीरपुर इलाके का है, जहां मई महीने में मामूली विवाद के बाद 2 बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग की थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और दोनों आरोपी बाद में कोर्ट से जमानत भी ले चुके हैं। वहीं नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस पर भू माफियाओं से मिली भगत के आरोपों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गढ़ी चौखंडी निवासी पीड़िता अनीता ने
ममूरा चौकी इंचार्ज रुद्र प्रताप पर दबाव बनाने और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्लॉट खाली कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि ममूरा चौकी इंचार्ज गढ़ी चौखंडी स्थित प्लॉट पर पहुंचे और वहां मौजूद किराएदारों को प्लॉट खाली करने की चेतावनी दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चौकी इंचार्ज कथित तौर पर प्लॉट खाली कराने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की बहुचर्चित डील पर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ अहम तकनीकी मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। सूत्रों के मुताबिक भारत चाहता है कि राफेल विमान में स्वदेशी हथियारों और सिस्टम को आसानी से जोड़ा जा सके। इसके लिए भारत ने सोर्स कोड, रडार से जुड़े इंटरफेस और कुछ तकनीकी जानकारी की मांग की है। हालांकि फ्रांस की ओर से बौद्धिक संपदा यानी कि IPR और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन मांगों पर पूरी सहमति नहीं बनी है। बताया जा रहा है कि फ्रांस भारत की लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का जवाब जल्द देने की तैयारी में है, जिसके बाद कीमत, तकनीक हस्तांतरण और भारत में निर्माण जैसे मुद्दों पर आगे की बातचीत होगी। प्रस्तावित डील के तहत अधिकांश राफेल विमानों का निर्माण भारत में किए जाने की योजना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तकनीकी मुद्दों पर सहमति बन जाती है तो ये समझौता भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ मेक इन इंडिया अभियान को भी बड़ी मजबूती देगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और अंतिम निर्णय आगे की वार्ता के बाद ही होगा। वहीं जापान में एक बार फिर धरती जोरदार तरीके से कांपी है। दक्षिणी जापान के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कई तटीय इलाकों के लिए सुनामी एडवाइजरी जारी कर दी है। भूकंप के तेज झटकों से लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है और सड़क व रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। कई इलाकों में आग लगने और कुछ इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर है। एहतियात के तौर पर हाई स्पीड ट्रेन सेवाएं और कुमामोटो एयरपोर्ट का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों के लोगों से समुद्र किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। हालांकि बाद में जारी सुनामी एडवाइजरी हटा ली गई, लेकिन अधिकारियों ने आफ्टर शॉक की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। जापान के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन टास्क फोर्स का गठन कर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और बचाव एजेंसियां लगातार प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।